हाय एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज हमारी हिंदी की मैराथन क्लास है और ये मैराथन क्लास का पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने मैराथन क्लास का पार्ट फर्स्ट कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो लास्ट हमने पार्ट फर्स्ट में यहाँ तक किया था और इससे आगे हम पार्ट सेकंड में कवर अप करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये दोनों मैराथन कंप्लीट कर ली हैं तो आप यकीन मानिएगा सीटेट हिंदी में आप 15 आउट ऑफ 15 ले आएंगे, जो पेडागोजी वाला पोर्शन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पहले पार्ट की तरह डिटेल में चीजें समझेंगे सीटेट एग्जाम के लिए। और बेहतरीन मैराथन रहने वाला है, इसलिए फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लास्ट में वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना एक ओपिनियन जरूर रखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं शिक्षण सूत्र। ठीक है, तो देखिए शिक्षण सूत्र आपके कई सारे होते हैं, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये कहा जाता है कि अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इन्हीं शिक्षण सूत्र को फॉलो करते हुए पढ़ाइए, यानी कि टीचिंग फॉर्मूलाज जो होते हैं। ठीक है, तो अब इनको हम वन बाय वन समझेंगे। इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, लास्ट पार्ट फर्स्ट में हमने यहाँ तक कवर अप कर लिया था। ठीक है, जो आप ये सेकंड नंबर का देख रहे हैं। तो सबसे पहला शिक्षण सूत्र आता है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात का मतलब ये होता है जो चीज आप पहले से जानते हैं। अज्ञात मतलब होता है जो चीज हम जानते नहीं है, यानी कि नोन टू अननोन। ज्ञात से अज्ञात की ओर ये कहा जाता है कि सबसे पहले आप बच्चों को वो चीजें पढ़ाइए जो चीजें बच्चे पहले से जानते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अज्ञात चीजें बच्चों को पढ़ाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों को संज्ञा का कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहते हैं। अब बच्चों को पहले से संज्ञा की डेफिनेशन तो नहीं आती है, सीधी सी बात है। तो आप शुरुआत कहां से करेंगे? संज्ञा के एग्जाम्पल से, क्योंकि जो एग्जाम्पल होते हैं वो बच्चे जानते हैं। संज्ञा क्या होता है, नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन का नेम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, ये सब तो बच्चे जानते हैं। तो आप बच्चे से ही इसके जो एग्जाम्पल हैं वो निकलवाइए और उसके बाद इन एग्जाम्पल्स को जोड़ते हुए, क्योंकि एग्जाम्पल्स ज्ञात हैं बच्चों के लिए, बच्चे जानते हैं, उन्हीं एग्जाम्पल्स को जोड़ते हुए आप संज्ञा की डेफिनेशन बच्चों को बताएंगे और वो डेफिनेशन आपकी बच्चों के लिए अज्ञात होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ज्ञात से अज्ञात की ओर चलेगा। नेक्स्ट आपका शिक्षण सूत्र आता है फ्रेंड्स मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त चीजें वो चीजें होती हैं जो चीजें आपके सामने में प्रेजेंट हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना, वो मूर्त चीजें होती हैं। लेकिन अमूर्त चीजें वो होती हैं जो हमारे सामने में नहीं होती, जिनके बारे में हम सिर्फ और सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, वो अमूर्त चीजें होती हैं। तो आप बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं ना, सबसे पहले रियल ऑब्जेक्ट लाकर बच्चों को दिखाओ जो कि मूर्त रूप में बच्चे के सामने प्रेजेंट हो। उसके बाद अमूर्त तरीके से उनको पढ़ाओ। जैसे सपोज करिए आप साइंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बच्चों को बताना चाहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बच्चे पूरा देख तो नहीं सकते, वो सिर्फ कल्पना करेंगे, वो अमूर्त हो गया। लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ाने से पहले आप बच्चों के सामने एक प्लांट तो ला सकते हैं, है ना। आप बता सकते हैं कि ये प्लांट है, ये प्लांट के पार्ट्स होते हैं, ये इसकी लीव्स होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, यहीं पर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जो स्मॉल पोर्स होते हैं, फिर सनलाइट आती है। इस तरीके से पूरा फोटोसिंथेसिस आप बता सकते हैं। तो आप रियल यानी कि मूर्त चीज प्लांट बच्चों के सामने ला सकते हैं और उसके थ्रू आप बच्चों को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो कि अमूर्त होगा वो आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है सरल से जटिल की ओर। ये तो आप सभी जानते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले बच्चों को आप सरल चीजें बताओ जो इजी हो और उसके बाद जटिल यानी कि कठिन चीजें आप बताओगे। नेक्स्ट आता है पूर्ण से अंश की ओर। यहाँ पर यह कहा जाता है कि सबसे पहले आप किसी भी चीज का पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों को बता दो, फिर वो जो कॉन्सेप्ट के छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, मतलब छोटे छोटे अंश होंगे, वो आप बच्चों को बताओगे। ठीक है। नेक्स्ट विशिष्ट से सामान्य की ओर। यहाँ पर यह कहा जाता है कि सबसे पहले आप बच्चों को विशिष्ट चीजें बताओ और उसके बाद सामान्य चीजें बताओ। अब विशिष्ट चीजें क्या होती हैं, सामान्य चीजें क्या होती है, याद रखिएगा, विशिष्ट चीजें हमेशा एग्जाम्पल होते हैं और जो सामान्य चीजें होती हैं वो रूल होते हैं। तो अगर आप बच्चों को जैसे संज्ञा में ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, विशिष्ट चीज बताएंगे, यानी कि संज्ञा के एग्जाम्पल बताएंगे। उसके बाद सामान्य चीज बताएंगे, सामान्य चीज हो गई आपका संज्ञा का रूल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ाना है। नेक्स्ट आपका शिक्षण सूत्र आता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी कि
एनालिसिस से सिंथेसिस की ओर। देखिए विश्लेषण मतलब होता है अलग अलग पार्ट्स में, जैसे एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये इसको आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये हो गया विश्लेषण करना। और उसके बाद संश्लेषण होता है कि ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं इनको समेट करके एक पूरा रूल बना देना, ये संश्लेषण है। तो इस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, अप्रत्यक्ष होता है इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष चीज वही हो गई जो आपके सामने में मौजूद है, जिसे आप देख रहे हैं, और अप्रत्यक्ष चीज वही हो गई जो अभी आपके सामने में नहीं है। तो इस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आपका शिक्षण सूत्र आता है आगमन से निगमन की ओर। देखिए आगमन और निगमन, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आपके बहुत बने हुए हैं। तो आगमन मतलब होता है कि आप बच्चों को सबसे पहले एग्जाम्पल बताओगे, ठीक है। आगमन में क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उसके बाद रूल पढ़ाया जाता है। वहीं पर निगमन की बात करें तो निगमन में सबसे पहले बच्चों को रूल बताए जाते हैं और उसके बाद बच्चों को एग्जाम्पल बताए जाते हैं। ये दोनों आप याद रखिएगा। यहां से आपके क्वेश्चन क्योंकि पहले भी बने हुए हैं और अभी भी चांसेस हैं कि बन सकते हैं, क्योंकि सीटेट में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ये आप सब जानते हैं, ठीक है। तो आगमन विधि कहती है सबसे पहले आप बच्चों को किसी भी कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल बताओ, फिर उसका रूल बताओ। और निगमन विधि हमेशा ये कहती है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट का सबसे पहले रूल बच्चों को बताओ, उसके बाद उसके एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। एक और आपका शिक्षण सूत्र आता है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। इसमें होता है कि सबसे पहले आप साइकोलॉजिकल चीजें यानी कि मनोवैज्ञानिक चीजें बच्चों को बताओगे, उसके बाद लॉजिक वाली चीजें बताओगे, ठीक है। तो इस तरीके से शिक्षण सूत्र हमारे कंप्लीट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिंदी पेडागोजी में, शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री बेसिकली 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले दृश्य सामग्री आती है, दूसरी आती है श्रव्य सामग्री, तीसरा आता है दृश्य श्रव्य सामग्री, और चौथी आती है आपकी क्रिया सहायक सामग्री। अब इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दृश्य सामग्री। देखिए शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब ये होता है कि आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे बेटर किस तरीके से पढ़ाना रहेगा, दिखा करके पढ़ाना अच्छा रहेगा या बच्चों को ऑडियो वगैरह सुना करके पढ़ाना सही रहेगा, या दिखाना और सुनना दोनों चीजें साथ साथ चलें, जैसे टीवी में आप देखते हैं सीरियल, वैसे पढ़ाना सही रहेगा, या फिर क्रिया आधारित चीजें जहां पर बच्चे खुद से क्रियाएं कर रहे हैं, या वो सही रहेगा। तो पढ़ाने के ये तरीके होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री में क्या है, देखिए इन सामग्रियों से बच्चे देख करके सीखते हैं। जैसे स्कूल में आपने देखे होंगे चार्ट होते हैं, चित्र होते हैं, मॉडल होते हैं, श्यामपट होते हैं, ये सभी क्या है, दृश्य सामग्री है। इनमें देख करके बच्चा सीखता है। नेक्स्ट आता है श्रव्य सामग्री। श्रव्य का मतलब होता है सुनना। तो जहां पर बच्चे सुन करके सीखेंगे, देखिए इन सामग्रियों से बच्चे सुन करके सीखते हैं। जैसे आपका रेडियो हो गया, माइक्रोफोन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, पहले तक ये बहुत चलते थे, है ना। तो इनकी हेल्प से अगर बच्चा कोई भी चीज सीख रहा है तो हम कहेंगे वो सामग्री आपकी श्रव्य सहायक सामग्री है, ठीक है। नेक्स्ट आती है दृश्य श्रव्य सामग्री। इसमें क्या होता है, दिखेगा भी साथ ही साथ बच्चा सुनेगा भी। इससे बच्चे एक साथ 2 तरीके से सीखते हैं, सुन करके और देख करके। जैसे आपका टीवी हो गया, टीवी में आप कितनी सारी चीजें देखते होंगे, वहां पर क्या होता है, आपको चित्र भी दिखते हैं और साथ ही साथ उनकी आवाज भी सुनाई देती है। तो वो आपका श्रव्य दृश्य या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री हो गया। जैसे फिल्म प्रोजेक्टर आपने देखे होंगे, ये भी क्या है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स क्रिया सहायक सामग्री। देखिए क्रिया सहायक सामग्री में क्या है, ये सबसे बेस्ट माना जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बच्चे खुद से करके सीखते हैं, बच्चे खुद एक्टिव हैं। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है आपका वास्तविक होता है, बिल्कुल रियल होगा, क्योंकि बच्चे खुद से करके सीख रहे हैं। और बच्चों को व्यक्तिगत अनुभव भी प्राप्त होते हैं, मतलब इंडिविजुअल एक्सपीरियंस गेन करता है बच्चा। जैसे आज आप बच्चे को फील्ड ट्रिप पर ले गए, तो वहां पर बच्चे ने जो भी चीजें देखी होंगी वो बच्चे के खुद के अनुभव होंगे, और खुद के अनुभव ही आपके क्या होते हैं, व्यक्तिगत अनुभव कहलाते हैं। जैसे आप किसी ऐतिहासिक भ्रमण पर ले गए, भाषा प्रयोगशाला में आप ले गए, तो बच्चा खुद से एक्सपीरियंस करेगा ना वहां पर। तो यही होता है क्रिया सहायक सामग्री, जहां पर बच्चा खुद से करके सीखता है, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ी, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इससे होता क्या है, इनका हेल्प क्यों लिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट में कहा गया है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों का अधिगम होता है, मतलब बच्चों को सिखाना, ठीक है।
अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक विविध एवं विभिन्न शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण पद्धतियों एवं विधियों द्वारा अधिगम करता है। सही बात है, बच्चों को अलग अलग सिद्धांत पद्धतियों से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, इस कार्य हेतु शिक्षण सहायक सामग्री अत्यंत उपयोगी होती है। बिल्कुल, अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो जो आपका शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको हम शॉर्ट में टीएलएम कहते हैं, इस नाम से भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा टीएलएम मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है टीएलएम। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि अतः भाषा के किसी भी पाठ को समझने के लिए जिस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं वह सामग्री आपकी भाषाई शिक्षण सामग्री कहलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण का वह साधन है, याद रखिएगा क्या है, साधन है, रिसोर्स है, जिससे विद्यार्थियों को किसी विषय का अधिगम कराना आसान हो जाता है। बिल्कुल, आप अगर बच्चे को खुद सोचिए, एक टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं, अब आपके पास बहुत सारी तकनीक है उसको पढ़ाने के। एक तकनीक है कि सिर्फ आप लेक्चर दे करके पढ़ाएं, एक तकनीक है कि आप बच्चों को डेमो दिखा सकते हैं, ऑडियो चलाकर दिखा सकते हैं। आप खुद सोचिए बच्चे को कहां पर ज्यादा समझ में आएगा। लेक्चर मेथड तो वैसे भी बोरिंग मानी जाती है ना, तो बच्चों को देख करके और सुन करके सीखना अच्छा लगता है। अब देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या है। तो सबसे पहले है, यह शिक्षण को प्रभावशाली और ज्ञान को स्थिर बनाते हैं। जो भी आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उसको एकदम इफेक्टिव बनाएंगे, और जो बच्चे उससे नॉलेज लेंगे वो स्टैटिक स्थिर होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज पढ़ा कल भूल गया, उसको लंबे टाइम तक याद रहेगा। नेक्स्ट है, इनके उपयोग से कक्षा की नीरसता खत्म हो जाती है, मतलब कक्षा में जो बोरिंग क्लासरूम हो जाती है ना, वैसी नहीं होगी। इनके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझा जा सकता है। बिल्कुल, इनके उपयोग से शिक्षार्थियों को अनुभव प्राप्त होता है जो ज्ञान को स्थायी बनाने में मदद करता है, मतलब लंबे टाइम तक वो नॉलेज आपके दिमाग में रहती है। शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं और स्वयं कार्य करने और आत्मनिर्भर बनने की क्षमता विकसित होती है। जो हमने लास्ट अभी पढ़ा था ना, क्रिया सहायक सामग्री, उसमें क्या होता है, बच्चे सक्रिय होते हैं, बच्चे एक्टिव होते हैं, क्योंकि बच्चे खुद से करके उस काम को सीख रहे हैं, तो बच्चे आत्मनिर्भर भी बनेंगे, है ना। तो आत्मनिर्भर बनने की क्षमता जो है बच्चों के अंदर विकसित होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है मूल्यांकन का, यानी कि इवेल्युएशन का। चलिए, इवेल्युएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी सब्जेक्ट पेडागोजी, याद रखिएगा। ठीक है, सिर्फ हिंदी में ही नहीं, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। बिल्कुल, मूल्यांकन में क्या होता है, बच्चे ने क्या चीजें सीखी हैं, कहाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये सब जांचा जाता है। इसी को हम कहते हैं मूल्यांकन करना। अब जो आकलन होता है ना, वो मूल्यांकन का ही एक हिस्सा होता है। इस तरीके से आप समझिए, ये आपका जो ब्रॉड टर्म है ये है आपका मूल्यांकन, जिसको हम कहते हैं इवेल्युएशन। ठीक है, इसके अंदर कहीं एक छोटा सा ये टर्म होगा जिसको हम क्या कहेंगे, आकलन कहेंगे। आकलन यानी कि असेसमेंट। तो मूल्यांकन बड़ा रूप होता है, आकलन इसके अंदर एक छोटा सा रूप होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन में सिर्फ ये देखा जाता है कि शिक्षक द्वारा दिया गया ज्ञान बच्चे ने कितना सीखा है, मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी आप नॉलेज चेक कर रहे हैं, जांच रहे हैं, वो आकलन है। लेकिन मूल्यांकन में क्या होता है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्पोर्ट्स वगैरह, स्कूल में जो कंपटीशन होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क, मतलब सारी चीजें आ जाती हैं, उन सभी को जांचना आपका मूल्यांकन कहलाता है। इसीलिए मूल्यांकन बड़ा रूप होता है। आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है, और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। व्यापक मतलब बड़ी प्रक्रिया है, ब्रॉड टर्म है। ठीक है, चलिए अब मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन किया क्यों जाता है। तो देखिए, बच्चों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगाना और उनके अनुसार शिक्षण विधि को निर्धारित करना। यानी कि बच्चे की योग्यता, कुशलता, है ना, बच्चे का इंटरेस्ट, ये सब आप पहले पता करेंगे। उसके बाद कौन सी शिक्षण विधि बच्चों को पढ़ाने के लिए सही रहेगी, उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे। तो मूल्यांकन का सबसे पहला फायदा तो ये हो जाता है। नेक्स्ट आता है विद्यार्थियों में भाषाई कौशलों की प्रगति का आकलन करना। देखिए, भाषाई कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, पहली वाली जो मैराथन पार्ट फर्स्ट है उसे आप देख लीजिएगा। ये सब वहां पर हमारे कवर अप हो चुके थे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, तो ये चारों भाषाई कौशल का बच्चों में आकलन किया जाता है। बच्चों के चहुमुखी आकलन और चहुमुखी विकास करने के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। चहुमुखी आकलन का मतलब होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना और सर्वांगीण आकलन करना।
मतलब हर पक्ष में बच्चे का आप क्या करेंगे, विकास करेंगे। जैसे मेंटली यानी कि संज्ञानात्मक विकास करेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट करेंगे, शारीरिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट करेंगे यानी कि संवेगात्मक विकास, ऐसे आप बिहेवियरल डेवलपमेंट करेंगे, व्यवहारात्मक विकास, मोरल डेवलपमेंट करेंगे, नैतिक विकास, सोशल डेवलपमेंट करेंगे, सामाजिक विकास। तो कहने का मतलब है बच्चे का हर पक्ष में विकास करना, यही होता है आपका बच्चे का सर्वांगीण विकास, जिसको हम चहुमुखी विकास भी कहते हैं, यानी कि चारों दिशाओं में आकलन करना, यानी कि बच्चे का 360 डिग्री असेसमेंट। ठीक है, बच्चों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उनको दूर करना, ये इंपॉर्टेंट है। मेन जो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है वो यही होता है कि बच्चों को पढ़ाई में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो कठिनाई आ रही है, उनका पहले पता लगाएं और फिर उन कठिनाइयों को दूर किया जाए। चलिए, अब आता है मूल्यांकन के प्रकार। हम पढ़ेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मूल्यांकन चैप्टर ना एवरी सब्जेक्ट की पेडागोजी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, और शॉर्ट में इसको हम कहते हैं सीसीई। तो कई बार सीसीई करके पूछा जाता है आपसे। तो इसमें जो सतत है ना, सतत का अर्थ क्या है, बच्चे का लगातार मूल्यांकन करके पता करना कि बच्चे को अधिगम में कहां पर कठिनाई आ रही है, बच्चा पढ़ाया गया ज्ञान समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। तो सतत का मतलब ही है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि लगातार मूल्यांकन। अब लगातार मूल्यांकन का मतलब ये नहीं है कि डेली बच्चे का आप टेस्ट ले लेंगे, मूल्यांकन करेंगे, नहीं। लगातार मूल्यांकन का मतलब ये है, जैसे सपोज करिए टीचर ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, ठीक है, 2 चैप्टर बच्चों को पढ़ा दिए, अब इन 2 चैप्टर का वो टेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 2 चैप्टर टीचर ने पढ़ाए, फिर उसका वो टेस्ट ले सकते हैं। इससे क्या होगा, ये एनुअल एग्जाम होने तक ये पता लगता रहेगा कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हर एक चैप्टर का आपको मूल्यांकन मिलेगा बच्चे का, कि बच्चे ने जो पढ़ा है वो समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, उसने कितना लिखा है, कहां पर वो गलती कर रहा है, ये आपको पता लग जाएगा। ये होता है लगातार मूल्यांकन करना। अच्छा, व्यापक क्या होता है फिर, क्योंकि यहाँ पर सतत के साथ साथ व्यापक भी है ना। तो व्यापक का अर्थ है बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्ष का मूल्यांकन करना। देखिए, व्यापक का मतलब ही होता है बड़ा। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया, बड़ा रूप, बड़े रूप में बच्चे का मूल्यांकन करना, ब्रॉड टर्म में मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, शैक्षिक, शैक्षिक मतलब हो गया स्कोलेस्टिक, जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। स्कोलेस्टिक का मतलब होता है जैसे पेन पेपर टेस्ट बच्चे का लेना, और सह शैक्षिक में होता है को स्कोलेस्टिक। को स्कोलेस्टिक मतलब होता है कि पेन पेपर के अलावा भी बच्चे का आप टेस्ट लेंगे, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह होता है, कुछ कंपटीशन हो रहे हैं, वहां बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस सब का आप मूल्यांकन करेंगे, तो ये होता है आपका सह शैक्षिक। तो ये दोनों ही चीजें आ जाती हैं आपकी व्यापक मूल्यांकन के अंदर, ठीक है। आई होप यहां तक आप समझे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, सतत मूल्यांकन के कुछ प्रकार हैं, तो इन्हें हम समझेंगे। सतत मूल्यांकन के प्रकार, तो सतत मूल्यांकन में सबसे पहले आता है रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, एफए के नाम से आप जानते हैं इसको, ठीक है। दूसरा आता है योगात्मक मूल्यांकन, जिसको हम समेटिव असेसमेंट यानी कि एसए के नाम से जानते हैं, ये याद रखेंगे। तो रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि इससे अध्यापक पढ़ाते समय ये जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को कितना अर्जित किया है, कितना सीखा है। रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच बीच में होता रहता है, वही चीज, 2 चैप्टर पढ़ाए आप उसका टेस्ट ले लीजिए, 2 चैप्टर पढ़ाए टेस्ट ले लीजिए, या फिर आज 1 चैप्टर पढ़ाया उसका भी आप जो है बच्चों से ओरल भी टेस्ट ले सकते हैं, है ना। तो बीच बीच में बच्चे का मूल्यांकन करते रहना, ताकि ये पता लगे कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फिर उस प्रॉब्लम को आप दूर कर पाएंगे। लेकिन योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है ना, ये अच्छा नहीं माना जाता, सबसे पहले ये याद रखिएगा। रचनात्मक मूल्यांकन बेस्ट माना जाता है। देखिए, योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है, जो आपके एनुअल एग्जाम होते हैं। अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद ये देखना कि बच्चों ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। देखिए, योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है ना, जैसे एनुअल एग्जाम नहीं होते हैं, एनुअल एग्जाम में क्या होता है, या तो आपको पास फेल, पास घोषित कर दिया जाता है या फिर आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब लास्ट में जो आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है वो योगात्मक मूल्यांकन के बेसिस पर ही बनता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि लगातार आप टेस्ट लेंगे बच्चे का, नहीं, पाठ के अंत में या फिर आप कहिए साल के अंत में जो है बच्चे का मूल्यांकन लिया जा रहा है, फिर आप बच्चे में सुधार नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि फिर सीधा रिजल्ट बन जाएगा आपका, या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे, ठीक है। इसीलिए इसको अच्छा नहीं माना जाता। नेक्स्ट आता है निदानात्मक परीक्षण या निदानात्मक मूल्यांकन भी इसको कहते हैं। जब अध्यापक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करता है, तो छात्र की असफलता और कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही आपका क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। आपने सुना होगा डायग्नोस करना, ठीक है। डायग्नोस का मतलब होता है निदान करना, बीमारी का पता लगाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। जैसे सपोज करिए आपको हेडेक हो रहा है, आप डॉक्टर के पास गए, तो आप डॉक्टर के पास जाके बताते हैं कि मुझे हेडेक हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो सिम्टम्स को जानते हैं और उस बीमारी का वो पता लगाते हैं कि आखिर आपको हेडेक हो क्यों रहा है। सेम उसी तरीके से एजुकेशन में होता है। बच्चे को अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, बच्चा अगर असफल हो रहा है या बच्चे को कठिनाई अनुभव कर रहा है, तो वो कठिनाई क्यों हो रही है, बच्चे को आखिर समझ में क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे के कारण को जानना, यही होता है आपका निदान करना, ठीक है, कारण का पता लगाना। और जब आपको कारण का पता लग जाता है ना फ्रेंड्स, तो पता लगने के बाद क्या होता है, आप उपचार करते हैं। जैसे डॉक्टर ने बीमारी का पता लगा लिया सिम्टम्स को जान करके, उसके बाद क्या होगा, आपको मेडिसिन देंगे, उपचार करेंगे आपका। सेम उसी तरीके से यहाँ भी होता है। निदानात्मक परीक्षण में छात्रों की अधिगम की कठिनाई का पता लगाया जाता है, और जैसे ही कठिनाई का पता लग गया, वो कारण हमें मिल गया, तो उसके बाद तुरंत उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है और कठिनाई को दोबारा शिक्षण करवाकर दूर करेंगे। जैसे सपोज करिए बच्चे को किसी पर्टिकुलर टीचिंग मेथड से समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, टीचिंग मेथड चेंज करके बच्चे को पढ़ाया जाता है, यानी कि उस कठिनाई का पता लगा करके उस कठिनाई को दूर करना, यही होता है उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। निदानात्मक परीक्षण के बाद ऑलवेज उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, याद रखिएगा। अब आता है परीक्षण यानी कि टेस्ट, ठीक है। तो जो परीक्षण होते हैं वो आपके कई प्रकार के होंगे, उपलब्धि परीक्षण है, दक्षता परीक्षण है, तो इनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आता है फ्रेंड्स उपलब्धि परीक्षण। तो देखिए इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा, कितनी उपलब्धि हासिल की, भाषा कौशलों को कहां तक वो सीख पाया है, और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग वो किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है। इन सारी चीजों का पता लगाना आपका कहलाता है उपलब्धि परीक्षण, यानी कि अचीवमेंट टेस्ट, बच्चे ने कितना अचीव किया है ये पता लगाना। नेक्स्ट आता है दक्षता परीक्षा। दक्षता परीक्षा में क्या होता है, देखिए इसमें यह जाना जाता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहां तक समझ पाया है और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता, यानी कि उसकी प्रोफिशिएंसी, वो एकदम प्रोफिशिएंट बना है या नहीं बना है, ये चीज आप चेक करते हैं। नेक्स्ट अभिरुचि परीक्षा। इससे ये पता लगाया जाता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए रुचि रखता है या फिर रुचि नहीं रखता, इसी को हम कहते हैं अभिरुचि परीक्षा, ठीक है। अब आता है अच्छे परीक्षण की विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि इसमें कौन सा परीक्षण है बताइए। तो देखिए अच्छे परीक्षण की कई सारी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है वैधता। जो भी आप, कहने का मतलब है बच्चे का परीक्षा ले रहे हैं, वो परीक्षा आपकी कैसी होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए, उसमें वैधता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी टेस्ट जो है जिस चीज को मापने के लिए बनाया जाता है वो उस चीज का मापन करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है जैसे बच्चे की राइटिंग, अगर आप राइटिंग चेक करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चे का राइटिंग चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो राइटिंग चेक करने के लिए आप कैसा टेस्ट लेंगे, क्या आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेंगे, नहीं ले सकते, फिर ये टेस्ट आपका वैध नहीं माना जाएगा। तो अगर आप बच्चे की राइटिंग चेक करना चाहते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, बच्चे को ऐसे लिखने को दे सकते हैं, यानी कि निबंध लिखने को आप दे सकते हैं। जब आप बच्चा निबंध लिखेगा तभी आप बच्चे की राइटिंग चेक कर पाएंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आप राइटिंग कैसे चेक करेंगे बताइए, उसमें तो यस नो ट्रू फॉल्स या बबल फिल करने होते हैं, उससे बच्चे की राइटिंग का पता ही नहीं लगेगा। तो इसीलिए कहा गया है जो भी टेस्ट जिस चीज को मापने के लिए बनाया जाता है वो उस चीज का मापन करना चाहिए, तो ही वो टेस्ट आपका एकदम वैध कहलाएगा। नेक्स्ट आता है विश्वसनीयता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिलायबिलिटी। जो भी देखिए जो भी टेस्ट आप बच्चे का लेना चाहते हैं वो एकदम रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए,
कैसे विश्वसनीय कहने का मतलब है, जैसे बच्चे का आज टेस्ट लिया, ठीक है, साइंस का सपोज करिए आपने टेस्ट लिया, उसके 50 मार्क्स आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे का साइंस का टेस्ट लिया, आज उस टेस्ट में बच्चे के कितने आ गए, 50 मार्क्स आ गए। अगर सेम टेस्ट को आप 4 दिन बाद लेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर सेम टेस्ट को आप बच्चे का 4 दिन बाद भी ले रहे हैं ना, तो जो मार्क्स हैं वो 50 ही आने चाहिए, मार्क्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ही हम कहेंगे वो परीक्षण आपका विश्वसनीय है। चलो 50 नहीं भी आए, 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज आपने साइंस का टेस्ट लिया, बच्चे के 50 मार्क्स आए और 4 दिन बाद आपने टेस्ट लिया तो बच्चे को आपने 10 नंबर दे दिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो टेस्ट आपका विश्वसनीय नहीं माना जाएगा, ठीक है। तीसरा आता है वस्तुनिष्ठता, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। जो भी टेस्ट आप बच्चे का ले रहे हैं उसमें वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। ये ना किसी पर्सन से रिलेटेड होता है। कैसे? जैसे बच्चे का इंग्लिश का आपने टेस्ट लिया, सपोज करिए, ठीक है, सपोज करिए आप बच्चे का इंग्लिश का टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब उसे उस टेस्ट को ना 2 टीचर चेक कर रहे हैं, एक टीचर ये है टीचर 1 और दूसरे हैं टीचर 2। ये बच्चे का इंग्लिश का टेस्ट जो है उसको 2 टीचर चेक कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो जो मार्क्स आएंगे ना बच्चे के वो सेम आने चाहिए। मार्क्स कैसे आने चाहिए? एकदम सेम आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टीचर चेक कर रहा है तो बच्चे के मार्क्स आ गए 80 और दूसरा टीचर चेक कर रहा है तो बच्चे के मार्क्स आ गए 20। इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा डिफरेंस आ रहा है इतना ज्यादा तो हम कहेंगे वो परीक्षण आपका वस्तुनिष्ठ नहीं है, ठीक है। कोई भी टीचर चेक करे मार्क्स सेम आना चाहिए, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ज्यादा डिफरेंस ना हो, ये चीज ध्यान रखें। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स होते हैं, अगर बच्चों किसी बच्चे को वो अच्छा नहीं मानते हैं क्लास में तो वो ऐसा भी करते हैं, उनको मार्क्स कम दे देंगे। या किसी बच्चे को बहुत अच्छा मानते हैं, उनके लिए आइडियल स्टूडेंट है तो उसके मार्क्स वो जानबूझकर बढ़ा देते हैं। तो ये हरकतें नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो परीक्षण आपका वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं माना जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट परीक्षण की विशेषता आती है मानकता। मानकता मतलब क्या होता है? नॉर्म्स, ठीक है। नॉर्म्स ना अनेक चीजों का हो सकता है, जैसे एज का नॉर्म्स हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्क्स का नॉर्म्स हो सकता है, जैसे क्लास का नॉर्म्स हो सकता है। नॉर्म्स अनेक चीजों के होते हैं। जैसे 2 साल के बच्चे का आपने टेस्ट लेना है तो क्वेश्चन ना उसी एज के होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप हायर क्लास का बच्चों से कुछ पूछ रहे हैं। जैसे बच्चा छोटा है, सपोज करिए बच्चा 6 साल का है और फर्स्ट क्लास में वो पढ़ रहा है, तो अगर आप बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं तो फर्स्ट क्लास के हिसाब से ही आप लेंगे, बच्चे की एज के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हम कहेंगे वो परीक्षण आपका क्या है? मानकता है, उस परीक्षण में नॉर्म्स हैं। नेक्स्ट आता है व्यावहारिकता। व्यावहारिकता भी होनी चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए। प्रैक्टिकेबिलिटी मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई टेस्ट बनाया है, ठीक है, तो वो कंडक्ट कराना एकदम इजी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि टेस्ट तो आपने बना दिया बट बच्चे उसे कर ही नहीं पा रहे, आपने उसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन दे दिए। अब सपोज करिए बच्चा पढ़ता है 6 क्लास में और आपने जो उसका टेस्ट लेना है उसमें डाल दिए 10th क्लास के क्वेश्चन, तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो टेस्ट आपका व्यावहारिक नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्यापकता। व्यापकता यानी कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस भी होनी चाहिए, जो टेस्ट आप ले रहे हैं वो व्यापक होना चाहिए। देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स व्यापकता का, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब ये होता है जो परीक्षा आप ले रहे हैं एज अ टीचर उसी तरह से उस पर वो काम भी होना चाहिए। जैसे बच्चे का इंग्लिश का एनुअल एग्जाम है सपोज करिए, तो उसमें क्वेश्चन ओनली ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ एक पैसेज दे दिया और 4 जो है लॉन्ग क्वेश्चन दे दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। परीक्षा आप जिस चीज के लिए ले रहे हैं ना वो चीज वो मापना चाहिए। जैसे अगर बच्चे का एनुअल एग्जाम है इंग्लिश का, सपोज करिए एनुअल एग्जाम में आप सारे टाइप के क्वेश्चन रखेंगे। सारे टाइप के क्वेश्चन कहने का मतलब है जो साल भर आपने बच्चे को पढ़ाया है। कुछ क्वेश्चन आप उसमें ग्रामर के भी रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप बच्चे को एक पैसेज भी देंगे सॉल्व करने के लिए। उसमें बुक के जो चैप्टर्स आपने पढ़ाए हैं उन चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन करने को भी देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आप देंगे, मतलब हर तरीके के क्वेश्चन देंगे।
तब जाकर वो एक फुल एंड फाइनल एनुअल एग्जाम कहलाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स भी देंगे, मतलब सभी पक्षों का वो परीक्षण करना चाहिए एट द एंड, ये कहा जाता है। अगर वो परीक्षण सभी पक्षों का कर रहा है तो हम कहेंगे वो परीक्षण आपका व्यापक है, यानी कि उसमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस है। और अच्छे परीक्षण की ये विशेषताएं होती हैं, ये सब होना चाहिए। फ्यूचर में भी अगर आप टीचर बनते हैं, बच्चों का परीक्षा लेते हैं, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको पेपर बनाना होगा। नेक्स्ट एक और आपकी विशेषता आती है जो है तार्किकता। तार्किकता यानी कि लॉजिक लगाना, लॉजिकलिटी जिसको आप कहते हैं। टेस्ट में जो भी पूछा जाए ना वो एकदम मीनिंगफुल होना चाहिए। लॉजिक, लॉजिक मतलब होता क्या है, तर्क लगाना, है ना। और तर्क आप किसी भी चीज में तब लगाएंगे जब आप वो चीज एकदम मीनिंगफुल पूछ रहे हैं बच्चों से, उसका एक अर्थ होना चाहिए जहां पर बच्चा लॉजिक लगा पाए, अपने कॉग्निशन का यूज कर पाए, यानी कि अपने दिमाग का यूज कर पाए, ठीक है। और वो बच्चे के एकदम व्यवहार से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इलॉजिकल चीजें आप पूछ रहे हैं, नहीं, एकदम लॉजिक वाली चीजें आपको पूछनी है बच्चों से। तो अगर ये सारी चीजें फॉलो कर रहा है एक परीक्षण, तो हम कहेंगे वो परीक्षण आपका कैसा है, बेस्ट है। बेस्ट परीक्षण किसको कहते हैं, इसी को तो कहते हैं जिस परीक्षण में ये सारी विशेषताएं मौजूद हों, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, एक आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आता है पोर्टफोलियो के नाम से। पोर्टफोलियो मूल्यांकन का ही एक तरीका होता है, सबसे पहले ये ध्यान रखें, ठीक है। तो पोर्टफोलियो क्या है, एक प्रकार की फाइल होती है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह यानी कि कलेक्शन होता है। इसमें बच्चे की उपलब्धियां, प्रगति, ये सारी चीजें नोट करी जाती हैं। तो ये होता है आपका पोर्टफोलियो। देखिए, पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। इससे शिक्षक यह अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा। बच्चों का मूल्यांकन करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है, ये ध्यान रखिएगा। बच्चों के मूल्यांकन का बेस्ट तरीका पोर्टफोलियो। देखिए, पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होती है ना, एक डॉक्यूमेंट होता है और ये डॉक्यूमेंट हर बच्चे का अलग अलग बनाया जाता है। उस डॉक्यूमेंट में क्या होता है, जिस दिन बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया उस दिन से लेकर जब तक बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है तब तक की बच्चे की सारी एक्टिविटीज नोट डाउन करी जाती हैं। बच्चा पढ़ाई में कैसा है, बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चे ने कितनी चीजें अचीव करी हैं, बच्चा लोगों के साथ कितने रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, स्पोर्ट्स वगैरह में वो पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब सारी चीजें बच्चे की देखी जाती हैं और उस डॉक्यूमेंट फाइल में नोट डाउन करा जाता है। इसीलिए हम कहते हैं फिर जब बच्चा स्कूल छोड़कर जाएगा ना तो टीचर जो है ये अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा आगे चलकर क्या बन सकता है, इसी डॉक्यूमेंट फाइल को देखकर वो अनुमान लगाते हैं, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आप समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है भाषा शिक्षण की विधियां। अब भाषा पढ़ाने की कुछ विधियां होती हैं, जैसे आगमन विधि। अभी जो शिक्षण सूत्र आए थे ऊपर उसमें भी आगमन हमने देखा था ना, आगमन से निगमन की तरफ, तो वही है आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले देखिए, एक मिनट, सबसे पहले इस विधि में पहले बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं। जैसे सबसे पहले आप बच्चों को एग्जाम्पल देंगे, फिर उससे रिलेटेड रूल आप बच्चे को बताएंगे, ठीक है। ये होता है आगमन विधि। ये क्या होती है, छात्र केंद्रित विधि होती है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड। ये विधि अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें पहले वो एग्जाम्पल देंगे हम और उसके बाद जो है रूल पढ़ाएंगे। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है। कौन कौन से शिक्षण सूत्रों का, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ा दिए हैं, ठीक है। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, फर्स्ट आज का हमारा मैराथन का पहला टॉपिक यही था, शिक्षण सूत्र। तो इसमें मैंने आपको बता दिया था कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट शिक्षण की ओर क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चे को संज्ञा का कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले संज्ञा के उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल आप बच्चे को बताएंगे, उसके बाद संज्ञा की परिभाषा यानी कि संज्ञा का रूल समझाएंगे। ये होता है आगमन विधि और ये बेस्ट मानी जाती है छोटे बच्चों के लिए। नेक्स्ट आती है निगमन विधि। इस विधि में क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को नियम बता देंगे, फिर उदाहरण, उसका जस्ट अपोजिट है और कुछ नहीं। पहले आप बच्चों को रूल बता दो, फिर एग्जाम्पल बता दो। ये छात्र केंद्रित नहीं होगी, ये होगी शिक्षक केंद्रित, ये याद रखिएगा। आगमन विधि छात्र केंद्रित होती है लेकिन निगमन विधि शिक्षक केंद्रित होती है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त और सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं ऊपर। एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को संज्ञा पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा बता देते हैं और उदाहरण जो है बाद में बताते हैं परिभाषा के बाद। ये होता है आपका निगमन विधि।
फिर आती है आपकी व्याकरण विधि। नाम से ही क्लियर है, व्याकरण को महत्व दिया जा रहा है। इस विधि में व्याकरण और नियमों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, मतलब ग्रामर के रूल रटवाए जाते हैं। इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया जाता है और फिर याद कराया जाता है। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। सिंपल ये याद रखिए, व्याकरण विधि में ना व्याकरण के नियम रटवाए जाते हैं, व्याकरण पर फोकस किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है व्याकरण अनुवाद विधि। अब इसमें क्या होगा, इसमें ग्रामर का ट्रांसलेशन हो जाएगा। जैसे इसमें व्याकरण और अनुवाद दो विधियां एक साथ चलती हैं। ठीक है, देखिए इस विधि में लक्ष्य भाषा को मातृभाषा में अनुवाद करके सिखाया जाता है। जैसे मेनली जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स होते हैं वहां पर क्या होता है, जैसे इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको ऐसे ही तो पढ़ाते हैं, इंग्लिश का एक पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर उसको मातृभाषा यानी कि हिंदी में कन्वर्ट करके समझा देंगे कि इसमें क्या लिखा है, बस ट्रांसलेट करके ही तो पढ़ाते हैं। यही होता है ट्रांसलेशन, व्याकरण अनुवाद विधि, मतलब इंग्लिश में जो भी लिखा है उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके बच्चों को पढ़ा दो। मातृभाषा का भरपूर प्रयोग यहाँ पर होता है, बिल्कुल। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं परंतु बोलने के ज्यादा अवसर नहीं मिलते। जैसे लक्ष्य भाषा आपकी इंग्लिश है, मैंने आपको कहा इसमें यही होता है, ट्रांसलेट करके हिंदी में बता देते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे बातचीत करनी है, क्या पढ़ना लिखना, वो इस पर ज्यादा फोकस नहीं होता है ना। और ना ही बच्चों को इंग्लिश बोलने के अवसर मिलते हैं। यह क्या है, एक परंपरागत विधि मानी जाती है, ट्रेडिशनल मेथड है जो बहुत पहले टाइम से चली आ रही है। नेक्स्ट आता है प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मौखिक वार्तालाप विधि। इस विधि में सीधा लक्ष्य भाषा ही सिखाई जाती है। जैसे आजकल के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आपने देखे होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आजकल के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में क्या होता है, वहां पर हिंदी बोलना अलाउड ही नहीं होता है, वहां पर इंग्लिश टू इंग्लिश बातचीत होती है। इंग्लिश आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं और इंग्लिश में ही स्कूल में बातचीत हो रही है, इसका मतलब क्या है, सीधा लक्ष्य भाषा आप सिखा रहे हैं, सीधा इंग्लिश सिखा रहे हैं। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता, मतलब वो हिंदी में तो बोल ही नहीं सकता। इसमें केवल लक्ष्य भाषा को ही आधार बनाया जाता है। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में सभी बच्चे सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करेंगे, वही एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सम्मिश्रण विधि। नाम से ही क्लियर है, सारी विधियों को मिला करके आप पढ़ाएंगे बच्चों को। इस विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन वो कर सकते हैं। ये होती है सम्मिश्रण विधि, जहां पर जो विधि सही लगे वहां पर उस विधि से पढ़ाएंगे। यहाँ पर जो विधि सही लगती है उसी विधि से पढ़ाते हैं और विधियों को मिश्रित रूप में प्रयोग करके बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है संप्रेषण परक विधि। संप्रेषण का मतलब क्या होता है, बातचीत करना, वार्तालाप करना, कम्युनिकेट करना। तो ये स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा भाषा में बातचीत करे। इस विधि में संप्रेषण यानी कि वार्तालाप के माध्यम से भाषा को सीखा जाता है। नेक्स्ट आती है अनुकरण विधि। अनुकरण आप, हम और दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति जन्म के बाद सबसे पहले इसी विधि से सीखता है अपने घर की भाषा को बोलना। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना या फिर कॉपी करना। इस विधि में बच्चे शिक्षक का अनुकरण करके सीखते हैं। इस विधि के अंतर्गत बच्चे शिक्षक के उच्चारण को सुन करके उसी को दोहराते हैं। छोटी क्लासेस में यही तो होता है, टीचर आगे से बोलेंगे, बच्चे उसको दोहराएंगे, ये होती है अनुकरण विधि। और इसी विधि का यूज करके जब आपने जन्म लिया होगा, आपके घर में जिस भी लैंग्वेज में बातचीत होती है आप उस लैंग्वेज को सुनते हैं और धीरे धीरे बोलना शुरू कर देते हैं, वो भी हम अनुकरण के माध्यम से ही करते हैं। ठीक है, इमिटेशन मेथड जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट विधि आती है आपकी व्याख्यान विधि। यह शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है, सबसे प्राचीन। इस विधि में तथ्यों, विषय आदि की व्याख्या करके पढ़ा दिया जाता है और ये क्या होती है, एक शिक्षक केंद्रित विधि होती है, मतलब टीचर अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट आती है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि में क्या होता है, इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर व्याकरण पर बल दिया जाता है। तो जो विधियां हैं हमारी भाषा शिक्षण की वो कंप्लीट होती हैं। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, सुनना और बोलना भाषा के मुख्य कौशल होते हैं और बोलना तथा लिखना भाषा के पुनर्बलन कौशल होते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, बाल साहित्य, ये बेस्ट माने जाते हैं छोटी क्लास के लिए। बाल साहित्य में कहानियां, चित्र आदि होते हैं, इनसे पढ़ने में बच्चे रुचि लेते हैं
और बच्चों की चिंतन प्रक्रिया इससे विकसित होती है, कल्पना शक्ति बढ़ती है, बच्चे भाषा को समग्र रूप में देखते हैं। जैसे बचपन में, आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बुक का नाम सुना होगा, चाचा चौधरी करके आती थी, एक आती थी चंपक के नाम से। तो इनमें क्या होता है ना, छोटे बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं जिनके माध्यम से बच्चे को पढ़ने में रुचि आती है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक एक संसाधन है, ठीक है, एक रिसोर्स है, एक संसाधन है। बच्चों की पाठ्य पुस्तक में सरल भाषा का प्रयोग, रुचिकर, मनोरंजक और शब्द भंडार होना चाहिए। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में संपूर्ण पाठ्यक्रम व्यवस्थित ढंग से संग्रहित होता है। वही होता है, आप देखते हैं जैसे सॉरी, जैसे आप देखते हैं जो हमारी बुक्स होती है ना, उसके फर्स्ट पेज में क्या होता है, इंडेक्स बना होता है और वहां पर पूरा कंटेंट दिया होता है कि पहले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर में ये, तीसरे चैप्टर में ये, चौथे चैप्टर में ये। तो व्यवस्थित ढंग से क्या होता है, ये संग्रहित होता है। नेक्स्ट आता है अतिशय अभ्यास। देखिए ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य करके नोट्स में इसलिए लिखा है मैंने, क्योंकि ये सिलेबस में आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं सीटेट में, इसलिए मैंने इनको अलग से अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में ऐड कर दिया है ताकि आपको ये चीजें याद रहें और आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो देखिए अतिशय अभ्यास होता है, यह पठन धारा प्रवाह पर जोर देता है, मतलब ये धारा प्रवाहिता पर जोर देता है, सटीकता पर जोर नहीं देता। आप एकदम क्लियर पढ़ो ऐसा नहीं कहता, ये कहता है कि आप पढ़ो लेकिन एकदम फ्लो के साथ पढ़ो। कालांतरित प्रश्न क्या होते हैं, मौन पठन के बाद पूछे गए प्रश्न आपके कालांतरित प्रश्न होते हैं। भाषा कैसी है, यादृच्छिक है, स्वतंत्र है, याद रखिएगा भाषा कैसी है, यादृच्छिक यानी कि स्वतंत्र होती है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है रियलिया के नाम से। रियलिया मतलब होता है कक्षा में वास्तविक वस्तु का प्रयोग करके पढ़ाना, मतलब रियल ऑब्जेक्ट लेकर पढ़ाना। जैसे आप रियल का न्यूज़पेपर, अखबार ले गए, मानचित्र, फल, सब्जियां, रियल ऑब्जेक्ट लेकर अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो रियलिया कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बोधगम्य निवेश। बच्चों को भाषा के ऐसे अवसर उपलब्ध कराना जो बच्चे के स्तर से एक स्तर ऊपर के हों। जैसे बच्चा 4th क्लास में है और आप बच्चे को इतना पढ़ाएंगे, लेकिन वहीं पर आप एक लेवल बढ़ा करके भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये होता है आपका क्या, बोधगम्य निवेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है गहन पठन। गहन पठन क्या होता है, गहन पठन में बारीकी से पढ़ा जाता है और समय लेकर के पढ़ा जाता है। यहाँ पर पाठक को प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना होगा। जैसे हिंदी में आपका गद्यांश आता है ना, और एक पद्यांश भी आता है। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है एग्जाम में तो आप पूरे गद्यांश को अच्छे से पढ़ते हैं, उसकी मीनिंग भी समझते हैं। तो जब आप डिटेल से गहन अध्ययन करते हैं यही होता है गहन पठन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्टीफन क्रैशन हाइपोथेसिस, यानी कि स्टीफन क्रैशन परिकल्पना। अब ये क्या है, चलिए डिटेल में समझेंगे। तो देखिए स्टीफन क्रैशन एक व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया, द्वितीय भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया, यानी कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या कहा कि बच्चा दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकता है जैसे वो अपने घर की पहली भाषा को अर्जित करता है। मतलब जन्म के बाद आप जो सबसे पहली भाषा बोलना सीखते हैं ना अपने घर की, सेम उसी तरीके से आप दूसरी भाषा को भी सीख सकते हैं, ऐसा कहते हैं स्टीफन क्रैशन, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने 5 परिकल्पनाएं बताई थी दूसरी भाषा को अर्जित करने के लिए। तो वो 5 परिकल्पनाएं आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक ना एक परिकल्पना आपसे जरूर पूछी जाएगी हिंदी पेडागोजी में, साथ ही साथ इंग्लिश पेडागोजी में। क्योंकि जो पेडागोजी है वो सेम होती है, बस लैंग्वेज आपकी यहाँ हिंदी में आएगा तो वहां इंग्लिश में लिखा आएगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो जो 5 परिकल्पनाएं बताई उसमें से सबसे पहली आती है अर्जन अधिगम परिकल्पना, यानी कि एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। इसमें इन्होंने क्या कहा, अगर बच्चे को भाषा से संबंधित वातावरण मिल जाए तो वो दूसरी भाषा का अधिगम के साथ साथ अर्जन भी कर लेगा। मतलब अगर आप बच्चे को वैसा वातावरण दे रहे हैं तो वातावरण से वो लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा, ऐसा ये कहते हैं। नेक्स्ट दूसरी परिकल्पना आती है निगरानी परिकल्पना, जिसको हम कहते हैं मॉनिटर हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है कि बच्चे द्वारा बोली गई भाषा की निगरानी करी जाती है। मतलब बच्चा जो भाषा बोल रहा है उसको आप मॉनिटर करेंगे, उस पर निगरानी रखेंगे कि बच्चा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा, कहाँ पर बच्चा गलती कर रहा है। अगर आप इस चीज पर फोकस कर रहे हैं तो इससे भी बच्चा क्या करेगा, भाषा को अर्जित कर लेगा। तीसरा आता है निवेश परिकल्पना, यानी कि इनपुट हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, बच्चों को बोधगम्य निवेश दिए जाते हैं
बोधगम्य निवेश क्या होते हैं? अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि बच्चों को भाषा के ऐसे अवसर देना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर के हों, तो ये होता है निवेश परिकल्पना। ठीक है, नेक्स्ट आता है भावात्मक परिकल्पना यानी कि अफेक्टिव हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, भाषा सीखने के लिए संवेगों का भी महत्व होता है। बिल्कुल, अगर बच्चा संवेगात्मक रूप से सकारात्मक है तो वो भाषा का अर्जन आसानी से कर लेगा। देखिए, संवेग क्या होते हैं? हमारे मन के जो इमोशन होते हैं, जैसे किसी चीज से डर लगना, रोना, गुस्सा आना, प्रेम करना, खुश होना। अगर आप खुश हैं तो आप सकारात्मक हैं, आप अच्छे से सीख लेंगे। लेकिन अगर आप बहुत दुखी हैं, आपके ऊपर दुख का संवेग है, तो आप उस चीज को नहीं सीख पाएंगे। यही चीज आपको यहाँ पर बताई है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है प्राकृतिक क्रम परिकल्पना यानी कि नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। इन्होंने कहा कि भाषा सीखने का एक क्रम होता है और उसी क्रम में बच्चे भाषा को सीखते हैं। और वो क्रम क्या होता है? वो क्रम होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसको आप शॉर्ट में याद रखेंगे LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अगर आप हिंदी में याद रखना चाहते हैं तो ऐसे रख लीजिए सु, बो, प, ली। ठीक है, तो ये भाषा के सीखने के क्रम होते हैं और हर बच्चा इसी क्रम में भाषा को बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीखता है। जैसे जब आपने सबसे पहले जन्म लिया, सबसे पहले आपने भाषा को सुनना शुरू किया, सुनने के बाद आपने बोलना शुरू किया, फिर उसके साथ साथ आपने पढ़ना शुरू कर दिया जब स्कूल गए, उसके बाद स्कूल जाकर आपने लिखना भी शुरू कर दिया। तो एक नेचुरल ऑर्डर में बच्चा भाषा को सीखता है, ऐसा कहते हैं स्टीफन क्रेशन। ठीक है, अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक ये सिलेबस में इन्होंने मेंशन नहीं करा है, लेकिन प्रीवियस ईयरली कुछ सालों से यहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो देखिए, स्टीफन क्रेशन द्वितीय भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा पहली भाषा की तरह बच्चा दूसरी भाषा भी सीख सकता है, जिसमें उन्होंने 5 हाइपोथेसिस बताई। पहली अर्जन अधिगम परिकल्पना, दूसरी निगरानी परिकल्पना, तीसरी निवेश परिकल्पना, चौथा भावात्मक परिकल्पना एंड 5वां प्राकृतिक क्रम परिकल्पना। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। अब व्याकरण की क्या भूमिका है? सीधी सी बात है, जो हम भाषा पढ़ते हैं उसमें व्याकरण भी इंपॉर्टेंट होता है ना? चाहे आप हिंदी भाषा पढ़ें, चाहे इंग्लिश पढ़ें या फिर कोई और भाषा। तो भाषा क्या होती है आपकी? परिवर्तनशील होती है, विकासशील होती है। व्याकरण उसके इस विकास पर नियंत्रण का कार्य करता है। व्याकरण भाषा को अव्यवस्थित होने से बचाता है। बिल्कुल, व्याकरण से ही हम भाषा को व्यवस्थित रूप से बोलना और लिखना सीखते हैं। अतः भाषा के स्वरूप को शुद्ध रखने, उसको विकृतियों से बचाने के लिए व्याकरण की शिक्षा आवश्यक होती है। आगे आपको बताया है कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, पर भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए उसके सर्वमान्य रूप को सीखना भी जरूरी है। भाषा के सर्वमान्य रूप को जानने के लिए व्याकरण को जानना आवश्यक होता है। नेक्स्ट आपको बताया है कि व्याकरण के बिना कोई भी भाषा शिक्षण अधूरा है। बिल्कुल, अगर आप बच्चों को भाषा सिखाना चाहते हैं ना, जैसे इंग्लिश, हिंदी या कोई और भाषा, तो उसमें आप व्याकरण तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे ना। अगर आप व्याकरण नहीं सिखा रहे हैं तो व्याकरण के बिना वो नॉलेज आपकी अधूरी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि व्याकरण के संपूर्ण ज्ञान के अभाव में शुद्ध बोलना और लिखना संभव नहीं है। बिल्कुल, अगर आपको व्याकरण की नॉलेज नहीं होगी तो आप शुद्ध नहीं लिखेंगे। आपको क्या पता होगा कि संपूर्ण में इसके ऊपर र लगता है? आपको नहीं पता। आपको क्या पता कि आवश्यक के बीच में जो स होता है वो आधा लिखा जाता है? अगर आपको व्याकरण की नॉलेज होगी तभी आप इस तरीके की चीजें सीख पाएंगे। नेक्स्ट है विद्यार्थियों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने हेतु उनका व्याकरण के नियमों से परिचित होना आवश्यक होता है। कहने का मतलब है भाषा सीखनी है तो व्याकरण आपका इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही भाषा की अशुद्धियों को भी पहचाना जा सकता है। आप कहाँ पर अशुद्ध बोल रहे हैं, कहाँ पर अशुद्ध लिख रहे हैं, ये तभी आपको पता लगेगा जब आपको व्याकरण आती होगी। ठीक है, चलिए अब आता है व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। तो व्याकरण सिखाने के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? सबसे पहला है छात्रों को शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने और पढ़ने की प्रेरणा देना। दूसरा है छात्रों को ध्वनियों के मध्य में सूक्ष्म जो अंतर होते हैं, शब्द योजना होती है, शब्द शक्तियों और शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराना। छात्रों को वाक्य के नियम, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना, ये उद्देश्य होता है व्याकरण का। फिर आता है छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ बोध कराने के योग्य बनाना। छात्रों में भाषा के गुण दोष परखने की रुचि उत्पन्न कराना तथा भाषा रचना का ज्ञान प्राप्त कराना। सही बात है, आप जो ये पूर्ण विराम लगा रहे हैं, आपको कैसे पता? जब आपने व्याकरण पढ़ी होगी,
तो व्याकरण की नॉलेज तो भाषा में इंपॉर्टेंट होती ही है। नवीन भाषा को सीखने में व्याकरण आपकी हेल्प करेगी अगर आप नई भाषा सीख रहे हैं। भाषा की प्रकृति एवं गठन का व्यावहारिक ज्ञान कराना, साथ ही साथ भाषिक तत्वों की संरचनाओं का ज्ञान प्रदान करना। भाषा के कुछ तत्व भी होते हैं ना, उनकी भी आप नॉलेज लेंगे। नेक्स्ट आता है जो भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन सभी का विकास करना। भाषा की अशुद्धता की क्षमता को पहचानने की योग्यता का विकास करना और मौखिक अभिव्यक्ति हेतु सर्वमान्य भाषा को सिखाना। तो कहने का मतलब है अगर आप भाषा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको व्याकरण सीखनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब आता है नेक्स्ट, भाषा के कार्य और महत्व। भाषा के क्या कार्य है, क्या महत्व है, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया है विचार विनिमय के सर्वोत्कृष्ट साधन के रूप में बच्चे जन्म के कुछ ही दिनों पश्चात परिवार में रहकर भाषा सीखने लगते हैं। यह भाषा स्वाभाविक रूप से अनुकरण यानी कि नकल करके बच्चा सीख जाता है। इसे सीखने के लिए किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल इसको बच्चा ऑटोमेटिक सीख जाता है। यह बच्चे के विचार विनिमय में सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, दूसरा है सामाजिक संबंध के लिए। भाषा के माध्यम से ही कोई व्यक्ति समाज के साथ अपनी तालमेल विकसित कर सकता है। बिल्कुल, अगर आपको भाषा बोलनी आएगी तभी आप समाज में अपनी बातों को दूसरे के सामने रख पाएंगे, है ना। अगर आप अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहते हैं समाज में किसी के भी सामने, तो आपको भाषा आनी चाहिए उसके लिए, तभी आप व्यक्त कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधन के रूप में। अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं, जैसे अभी आप ये पढ़ रहे हैं, आप नॉलेज ले रहे हैं, है ना, तो आप कब ले पा रहे हैं, जब आपको ये भाषा आती होगी तभी आप समझ पा रहे होंगे। तो इसीलिए भाषा जरूरी है किसी भी ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। तो भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी समस्त संचित ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंपती है और भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन, नवीन, आत्मा, विश्व को पहचानने संबंधी ज्ञान की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक। आपकी पर्सनैलिटी का निर्माण भी करेगी आपकी भाषा। तो भाषा जो है व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। व्यक्ति अपने आंतरिक भावों को भाषा के माध्यम से प्रकट करता है और इसी अभिव्यक्ति के साथ उसके अंदर छिपी अनंत शक्ति अभिव्यक्त होती है। अपने विचारों एवं भावों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करने तथा अनेक भाषाएं बोलने में समर्थता विकसित व्यक्ति के ही लक्षण होते हैं। अतः किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति जितनी स्पष्ट होगी उसके व्यक्तित्व का विकास भी उतने ही प्रभावशाली ढंग से होगा। देखिए, कहने का मतलब है अगर आपको भाषा आएगी तो आप समाज में अच्छे से रह पाएंगे। अगर आपको भाषा आएगी ही नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी ही आनी चाहिए, आपके क्षेत्र की जो भी भाषा हो, इंग्लिश हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, कोई भी भाषा हो सकती है, लेकिन आपको एक ना एक भाषा आनी चाहिए, तभी आप समाज में सरवाइव कर पाएंगे। अगर आपको अपने मन की बात किसी दूसरे को कहनी है तो आप भाषा के माध्यम से ही कह पाएंगे। ठीक है, तो भाषा सीखना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको व्याकरण सीखना होगा। ये चीज आपको यहाँ पर समझाई गई है। अब आता है भाषा विकास में सुनने और बोलने की क्या भूमिका है। भाषा विकास तो ठीक है, उसमें सुनने और बोलने की क्या भूमिका होगी। तो देखिए, भाषा विकास में सुनने और बोलने की विशेष महत्व होता है। सुनने और बोलने की क्रिया एक साथ साथ चलती है। जब हम बच्चों के सामने कुछ बोलते हैं तो वे सुनते भी हैं, सीधी सी बात है। अभी आप सुन रहे हैं और मैं आपको बोल करके पढ़ा रही हूँ, है ना। तो सबसे पहले आता है भाषा विकास में सुनने की भूमिका। तो सुनने की भूमिका में सबसे पहले क्या है कि मनुष्य में भाषा सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। इसके लिए कुछ ऐसा आपको अनोखा नहीं करना, सुनना आपको जन्म से ही है, आप सुन सकते हैं, वो नेचुरल है। बच्चे शैशवावस्था से ही अनुकरण के द्वारा अपने माता पिता तथा अन्य सदस्यों से ध्वनियों को ग्रहण करते हैं और सुनने को श्रवण कौशल कहा जाता है। सुनते सुनते बच्चे बोलना भी शुरू कर देते हैं उसी भाषा में। तो सुनना भाषा विकास का सबसे पहला चरण हो गया। इसीलिए हम पढ़ते हैं ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो सुनना पहला चरण है। सुनना भाषा विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी भूमिका निम्नलिखित रूप से हम समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? सबसे पहले शुद्ध उच्चारण करने में, इसके माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होगा। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होगा। बिल्कुल, जब आप शुद्ध सुनेंगे तभी शुद्ध बोलना सीखेंगे। सुनने से पहले बच्चे में अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है। सुनना ग्रहण कौशल के अंतर्गत आता है
है ना, आप सुन रहे हैं मतलब ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। शब्द भंडारण में वृद्धि, सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्दकोश में वृद्धि होती है, मतलब शब्दों की नॉलेज आपको होगी, जिससे उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि होगी। आप अगर ज्यादा से ज्यादा शब्द सुनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा शब्दों को बोल भी पाएंगे। नेक्स्ट आता है ध्वनि का विभेदीकरण करना। सुनना ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीख सकता है। कहाँ पर तेज बोलना है, कहाँ पर थोड़ा सा स्लो बोलना है, कहाँ पर थोड़ा सा पॉज देना है, रुकना है, ये सब स्वर में उतार चढ़ाव आप तभी सीख पाएंगे जब आप सुनेंगे। छात्रों में भाषा के सीखने और साहित्य के प्रति रुचि भी पैदा करेगा। सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में भी बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल, बोलना जिसको हम कहते हैं, लेखन कौशल, लिखना जिसको हम कहते हैं। जब आप सुनना सीखते हैं, जब आप सुनेंगे ना किसी भी चीज को, तभी आप उस चीज को बोल पाएंगे और तभी आप उस चीज को लिख भी पाएंगे। तो सुनना यानी कि श्रवण कौशल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है भाषा विकास में बोलने की भूमिका। सुनने की भूमिका तो आप सीख गए, अब बोलने की क्या भूमिका है? तो देखिए यहाँ पर आपको बताया है कि बोलना जो है भाषा विकास का दूसरा चरण होता है। बिल्कुल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो बोलना क्या है? दूसरा चरण है। तो बोलने की आवश्यकता जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में होती है। बोलना भाषा का ही एक रूप है जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट पढ़ा रही हूँ। बोलने की क्या भूमिका है आप सभी जानते हैं। अगर ओरल टेस्ट हो रहा है आपका, सपोज करिए, तो आप बोल करके ही आंसर करेंगे ना, तो बोलना इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाव एवं विचार बोलने के आवश्यक तत्व होते हैं। जब हम किसी के सामने अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो यह क्रिया क्या होती है? बोलना कहलाती है। तो सबसे पहले है बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में बोलने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसके माध्यम से एक शिक्षक बच्चों में भाषा संबंधित त्रुटियों की जांच भी कर सकता है। मतलब आप सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आपकी त्रुटियों की जांच होगी तथा शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन भी होगा। सेकंड आता है भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में। बोलने के माध्यम से एक बालक अपने भाव, विचार और ज्ञान को अभिव्यक्त करता है, जिससे उसमें भाषा का विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बालकों को बोलने से शब्द ध्वनि का पूर्ण ज्ञान होगा और बोलने की गति एवं उतार चढ़ाव आदि वो सीख जाएगा, है ना, ये सब तो होगा ही। बच्चों की झिझक समाप्त होगी, मतलब जो हेजिटेशन होती है बच्चों को बोलने में, वो खत्म होगी। बोलने की प्रक्रिया द्वारा बच्चों में झिझक को दूर किया जा सकता है। यह भाषा विकास में सहायक है। बिल्कुल, स्कूल में क्या होता है, जैसे भाषण देने होते हैं ना, लेक्चर होते हैं, तो अगर आप बच्चों को बचपन से ही ये मौके दिए रहेंगे कि आगे जाकर सबके सामने कैसे बोलना है, तो बड़े होकर उसके मन की झिझक खत्म हो जाएगी। तो बच्चों को बोलने के अवसर दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय आधारित कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने में। भाषा विकास में बोलने का विशेष महत्व होता है। बालक के बोलने की क्षमता ही उसे विद्यालय आधारित विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि भाषण, वाद विवाद और प्रश्नोत्तरी आदि में भूमिका निभाने को प्रेरित करती है। अगर बच्चों को बोलने के आप अवसर देंगे तो इन सभी में बच्चा पार्टिसिपेट करेगा और उसमें बोलने का कौशल विकसित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में, यानी कि जो प्रवाह है, जो फ्लो है बोलने का, वो भी अच्छा होगा। बोलने का विशेष महत्व होता है। बोलने से भाषा पर उसकी पकड़ और मजबूत स्ट्रांग होती है। विद्यालय में बच्चों के बोलने की शक्ति का विकास करने के लिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने चाहिए, जैसे कि कविता हो गई, भाषण, वाद विवाद, कहानी सुनाना, अंताक्षरी, समूह विचार विमर्श, इन सभी का मौका बच्चों को देना चाहिए ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बोलने के अवसर मिले और बोलने की उसकी स्किल डेवलप हो। ठीक है, हम यही तो चाहते हैं कि बच्चे में सुनने बोलने की स्किल डेवलप करना, तो आप बच्चों को ये सब अवसर दीजिए, बच्चे की जो स्किल है वो खुद ही डेवलप हो जाएगी। अब आगे आता है नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों में भाषा संबंधित त्रुटियां। बच्चे गलती भी करेंगे बोलेंगे तो, है ना, क्योंकि पहली बार में ही आप बिल्कुल 100% सही सीख जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि पहली बार में वो सीख रहा है तो वो सीख ही जाएगा। गलतियां होती हैं और गलतियां जो है अच्छी मानी जाती हैं, अधिगम का हिस्सा होती हैं। तो बच्चों में भाषा संबंधित त्रुटियां, बच्चों में भाषा संबंधी बहुत सी त्रुटियां पाई जाती हैं। इन्हीं कारणों से कुछ बच्चे कक्षा में पिछड़ जाते हैं और भाषा शिक्षण में कम रुचि लेने लगते हैं। बच्चों में भाषा शिक्षण संबंधी त्रुटियां किस प्रकार होती हैं, चलिए आइए समझते हैं। देखिए, भाषा में ना त्रुटियां जो होती हैं वो अनेक तरीके से हो सकती है।
ऐसा नहीं है कि किसी एक तरीके से या दो तरीके से, नहीं, अनेक तरीके की त्रुटियां बच्चा कर सकता है। अब वो कौन कौन सी हो सकती हैं देखिए। सबसे पहले आता है उच्चारण संबंधी त्रुटियां, मतलब प्रोनाउंसिएशन, बोलने में बच्चा गलती कर सकता है। सीखने वाली भाषा के शब्दों का उच्चारण मानक भाषा से थोड़ा भिन्न होता है, इसीलिए बच्चे शब्द तथा अक्षरों के उच्चारण में त्रुटियां करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ छात्र देखिए, कुछ बच्चे व को ब बोल देते हैं, स को श बोल देते हैं, ड को ढ बोल देते हैं, आधे अक्षरों को सही से वो उच्चारित नहीं कर पाते। तो सबसे पहली गलती होती है उच्चारण संबंधी गलती। उसके बाद दूसरी आती है व्याकरण संबंधी त्रुटि। छात्र अक्सर द्वितीय भाषा सीखते समय व्याकरण संबंधित त्रुटियां करते हैं। व्याकरण अशुद्धियों में लिंग, वचन, कारक आदि सम्मिलित होते हैं और व्याकरण त्रुटियों से बचने के लिए व्याकरण नियमों का सही ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, तो बच्चे व्याकरण में गलतियां कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको पहले व्याकरण की नॉलेज भी होनी चाहिए। उसके बाद आता है पठन संबंधी त्रुटियां। यह कुछ छात्रों में पढ़ने संबंधी कठिनाई तथा त्रुटि पाई जाती है, क्योंकि पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में उनका यह कौशल पूर्ण रूप से विकसित नहीं किया गया होता, जिसके कारण उन्हें पढ़ने में कठिनाई आती है। देखिए, दुनिया तेज पढ़ना, विराम चिन्हों की उपेक्षा, संवादों को भावों के अनुसार ना पढ़ पाना, अशुद्ध उच्चारण, सही सुर और लय का प्रयोग ना करना, ये सभी क्या है, पठन से संबंधित गलतियां हैं। ठीक है, अगर बच्चा ये सब गलतियां कर रहा है तो हम कहेंगे वो पठन संबंधी गलतियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो त्रुटि है वो है लेखन संबंधी त्रुटि। बच्चे लिखने में भी गलती करते हैं, है ना। तो छात्रों में जो लेखन संबंधी त्रुटियां होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे मात्रा की अशुद्धि, वर्णों को उचित आकार में न लिखना, उल्टे अक्षर लिख देना, शिरोरेखा ना लगाना आदि। शिरोरेखा का मतलब क्या होता है, ये जो आप लाइन देते हैं ऊपर से, जैसे आपको लिखना है सपोज करिए कमल, कुछ लोग ऐसे लिख के छोड़ देंगे। शिरोरेखा होती है जो इसके ऊपर ऐसे लगती है, ये शिरोरेखा है। अब शिरोरेखा कुछ लोग गलत भी लगाते हैं, जैसे ध है, कुछ लोग पूरी ऐसे शिरोरेखा डाल देंगे, ये सही नहीं होता। ध आपको ऐसे लिखा जाता है, इसके ऊपर पूरी शिरोरेखा नहीं आती। ठीक है, तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। यही होती है लेखन संबंधी त्रुटियां। अब ये जो त्रुटियां हैं इनको दूर करने के उपाय क्या होंगे, चलिए सबसे पहले बालकों को सही अक्षर का बोध होना चाहिए, सही तरीके से अक्षर लिखाना आप सिखाओ। बालकों को विभिन्न अक्षर की ध्वनियों का बोध होना चाहिए, मतलब प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, सही उच्चारण सीखना और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कराना। बिल्कुल, अगर आप ये सारे अभ्यास करा रहे हैं तो वो भाषा की त्रुटियां कम करेगा। बच्चों को बलाघात का ज्ञान देना, बच्चों को लघु और दीर्घ अक्षरों से परिचित कराना, उच्चारण को सुधारने के लिए पाठ को बोल बोल कर पढ़ने के निर्देश देना। स्पेशली अगर हम बात करें प्राइमरी में, छोटी क्लासेस में बच्चों को बोल बोल के पढ़ने के अवसर दिए जाते हैं, वो इसीलिए ताकि बच्चों में उच्चारण अच्छा हो सके, उच्चारण सही हो सके। एक समान त्रुटियां करने वाले विद्यार्थियों का समूह बनाकर दोष सुधार की व्यवस्था की जानी चाहिए। अच्छे शिक्षकों का चयन करना चाहिए। ठीक है, शिक्षकों का जब आप चयन करेंगे तो ऐसे शिक्षक होनी चाहिए जिनको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज तो हो ही, साथ ही साथ भाषा और भाषा के व्याकरण की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरा हिंदी पेडागोजी कंप्लीट करा दिया है। यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इससे आगे आपका कुछ भी नहीं है, जितना सिलेबस में था कंप्लीट हो चुका है एकदम। तो मैंने मैराथन क्लासेस आपको 2 पार्ट्स में कराई हैं। आई होप ये मैराथन क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप ये मैराथन क्लासेस देखकर गए हैं तो यकीन मानिए आप फुल में से फुल स्कोर करेंगे। पार्ट फर्स्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिएगा, लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अभी स्क्रीन पर भी आपको दिखने लगेगा। और पार्ट 2 भी हमारा हो चुका है, तो कंप्लीट हिंदी पेडागोजी हो गई है। इससे पहले मैंने आपके साथ सीडीपी का मैराथन सेशन शेयर करा था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा, वहां से आपकी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मैराथन सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है कि आपको इसी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन क्लासेस दी जाएं, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई हो सके। तो चलिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की मैराथन क्लास को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम या तो इंग्लिश का कर लेंगे या फिर कोई और सब्जेक्ट कर लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेक्स्ट हम मैराथन क्लास कौन से सब्जेक्ट की करें, उसी सब्जेक्ट के ऊपर हम मैराथन क्लास को लेकर आएंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ।
आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।